भवति। अस्मिन् विषये एवमपि पठितम् अस्मिन् अर्थे ये धातवः सन्ति ते अकर्मकाः, यथा लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम् इत्यादि अर्थेषु ये धातवः सन्ति ते अकर्मकाः धातवः। अथवा फलव्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वं, फलसमानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम् अकर्मकत्वं। सरल भाषा रूपेण एवमपि वक्तुं शक्यते यत्र व्यापारः फलं च भिन्नं भिन्नं द्रव्यम् आश्रित्य अवतिष्ठते सः धातु सकर्मकः, और यत्र व्यापारः फलं च एकमेव द्रव्यम् आश्रित्य वर्तते तादृशः धातु अकर्मकः भवति। अस्य उदाहरणमपि अस्माभिः दृष्टम्। अकर्मकधातोः उदाहरणं यथा शिशुः निद्राति, अत्र फलं व्यापारश्च शिशु एकस्मिन् द्रव्य मध्ये अवतिष्ठते इत्यस्मात् कारणात् निद्राति क्रिया अकर्मक क्रिया वर्तते। तथा दुष्टो वृक्षं छिनत्ति इति क्रिया अत्र सकर्मक क्रिया, यतो हि छेदनक क्रियायाः फलं वर्तते पृथक् भवनं, तथा छेदनक क्रियायाः व्यापारः अस्ति कुठारेण हस्तचालनादिरूप व्यापारः। फलं तो तावत् वृक्षे तिष्ठति, व्यापारः दुष्ट मनुष्ये तिष्ठति इति कृत्वा फलं व्यापारश्च इति उभयोः भिन्नं भिन्नं द्रव्यम् आश्रित्य अवतिष्ठते इति कृत्वा छिनत्ति क्रिया अकर्मकः अस्ति। अथवा एवमपि सकर्मक आकर्मक विषये वक्तुं शक्यते यत् किम इत्यादि आकांक्षात्वं वाक्यं यत्र भवति सा क्रिया सकर्मक क्रिया, और यत्र किम इत्यादि आकांक्षा रहितं वाक्यं भवति सा क्रिया अकर्मक क्रिया वर्तते। तो एतत् सर्वं लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रस्य संदर्भे अस्माभिः पठितं। यतो हि तेन सूत्रेण लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि भवन्ति। सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि लकाराः भवन्ति। लकारा इत्युक्ते 18 लकाराः, लट् लिट् लुट् इत्यादयः। अकर्मक धातुभ्यः 18 लकाराः सूत्रेण लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि भवन्ति, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे कर्तरि लकाराः भवन्ति। तो इदानीं भ्वादि प्रकरणादारभ्य नाम धातु प्रकरणं यावत् कर्तरि प्रत्यये कृते किं किं रूपं भवति, कर्तरि लकारे कृते कीदृशानि रूपाणि भवन्ति इत्यस्मिन् विषये वयं ज्ञास्यामः। अथ च कर्मवाच्ये कीदृशं रूपं, भाववाच्ये कीदृशं रूपम् इति वयं कर्मकर्तृ प्रक्रिया वर्तते। 29तमं प्रकरणं वर्तते तिङन्तप्रकरणस्य, तस्मिन् प्रकरणे वयं पठामः। तो इदानीम् अग्रे आगच्छतु। इदानीम् अत्र कर्तरि प्रत्यये कृते कीदृशं रूपं भवति, तो अस्मिन् प्रकरणे ज्ञास्यामः। अत्र सूत्रमस्ति वर्तमाने लट्। लट् इत्यत्र अकारः अनुनासिकः वर्तते, तस्य अकारस्य उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण संज्ञा भवति, लोपश्च भवति, लकार मात्रम् अवशिष्यते। तो लट् लकारः कस्मिन् अर्थे भवति, किस अर्थ में लट् लकार होता है? वर्तमाने। वृत्ति इसका लिखा गया वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातोर लट् स्यात्। वर्तमान क्रिया वृत्ते धातु इत्युक्ते हरिओम, क्या हुआ? सेल खत्म हो गया क्या? तो वर्तमान क्रिया वृत्ते धातुर लट् स्यात्।
जब क्रिया, देखो क्रियाएं पाणिनि जी ने अलग से पढ़ी, उधर आवाज़ कम कर दे, तूने ज़्यादा कर रखी है वहाँ से, आवाज़ कम की। देख मैं यहाँ से माइक पकड़े हूँ तब इतनी आ रही है, मैं यहाँ से बोलता हूँ इतनी दूर से प्राय। इस वाले की करना, ठीक है? हरिओम, अब ठीक है, चला जा। पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में लगभग 2000 धातु पढ़े। ऐसा माना जाता है कि पाणिनि जी ने उसमें सिर्फ धातु पढ़े, क्रिया पढ़े हैं बस। अर्थ निर्देश बाद में किया लोगों ने, अर्थ निर्देश पाणिनि जी ने नहीं किया है। तो जैसे कोई क्रिया है, जैसे पढ़ना क्रिया, होना क्रिया, जाना क्रिया, खाना क्रिया, इनका जो वर्तमान है, वर्तमान में लट लकार लाना है। ये लट लकार मतलब कर्तृकर्म भावेषु, वर्तमान अर्थ के साथ साथ कर्ता अर्थ में, कर्म अर्थ में अथवा भाव अर्थ में आता है। तो अभी हम कर्ता अर्थ में लट लकार लाने पर क्या क्या स्थिति बनती है वो जानने वाले हैं। सबसे पहले वर्तमान काल ही जान लो, मतलब वर्तमान किसे कहते हैं, ये प्रश्न है। तो इसके उत्तर में क्या कहेंगे? प्रारब्धात् क्रिया परिसमाप्ते यावत कालः वर्तमान कालः। किसी भी क्रिया के आरंभ से लेकर के उस क्रिया की समाप्ति पर्यंत तक का काल जो है वर्तमान काल होगा। ठीक है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, इसके हाथ में लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसका नाम है मान लो मेघा। तो मेघा लघु सिद्धांत कौमुदीम अधीते, ये अधीते जो प्रयोग है लट लकार का है, आपको बताया जाएगा जब आपको तिङन्त अदादि प्रकरण आगे पढ़ाया जाएगा तब। ये 3 महीने तक लघु कौमुदी पढ़ा इसने। ये यही कहेगी है, मतलब इसके लिए यही वाक्य प्रयोग होगा कि मेधा लघु सिद्धांत कौमुदीम अधीते। इसको 6 महीने हो जाएं तब भी यही प्रयोग होगा, मेधा लघु सिद्धांत कौमुदीम अधीते। और 1 वर्ष भी इसे पढ़ते पढ़ते हो जाएं तब भी अधीते प्रयोग होगा। यानी कि जब तक लघु सिद्धांत कौमुदी का जितना अध्ययन काल है, माने कि 1 वर्ष में ग्रंथ पूरा हो जाता है, तब तक हम अधीते प्रयोग कर सकते हैं। सेम ऐसे ही भोजनम पचति, ठीक है? तो पाचकः भोजनम पचति, तो पचति का मतलब, वैसे तो वर्तमान काल आप देखो, काल को पकड़ना मुश्किल है। अभी जो तुरंत चल रहा है वर्तमान, बीतता जा रहा है भूत, आने वाला है भविष्य है, ऐसे पकड़ना मुश्किल होगा। तो इसलिए उसे कहा, पाचक जो है 1 घंटा रोटी बनाए तभी भी पचति यह प्रयोग करना पड़ेगा, 3 घंटा बनाए, 6 घंटा बनाए, पचति ही प्रयोग करना होगा। तो इसलिए वर्तमान को ऐसे समझना चाहिए सागर जी कि क्रिया के आरंभ से लेकर के उस क्रिया की समाप्ति का जितना टाइम लग रहा है उसमें, वो वर्तमान काल से उसे वही विवक्षित है, वही काल लेना चाहिए। तो इस प्रकार के भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक ये कुछ स्टेप्स दिए हैं, ये कढ़ाई में नीचे अग्नि जल रही है, पानी डाला, मतलब कुछ पकाना शुरू हो रहा है भाई, ठीक है? उसमें पानी को बॉयल किया, इसमें कुछ और पदार्थ सामग्री डाला, और जब तक वो बन के तैयार नहीं हो गया, क्या है रे, मैगी चाउमीन, तो तब तक हम उसे पचति प्रयोग करेंगे, है ना? पचति प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा काल की स्थिति थी। यहाँ पर लिख भी दिया है, क्रियायाः प्रारंभतः समाप्ति पर्यन्तः कालो वर्तमानः। दूसरी भाषाओं में भी लिखा है, एक चीज पर्याप्त है मुझे लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे वर्तमान काल में लट लकार ले आए, तो वही सबसे पहले भू धातु दी इन्होंने। भू धातु मंगलार्थक है, इसलिए सबसे पहले भू धातु का ही उल्लेख किया। इस तिङन्त प्रकरण को पढ़ते वक्त 2 बातों का बस ध्यान रखना। एक तो आपको परस्मयी पद के रूपों को जानने के लिए भू धातु को ससूत्र कंठस्थ कर लेना। जब हम आत्मनेपद पढ़ेंगे तो एद धातु को ससूत्र कंठस्थ कर लेना।
इसके बाद में एक चीज़ बस ये ध्यान रखनी है, दो संज्ञा इसमें आगे आएंगी, है ना। सकर्म, वो जो है नहीं सकर्मक अकर्मक नहीं, क्या है रे वो है, हाँ, सार्वधातुक और आर्धातुक। तो जब सार्वधातुक संज्ञा है, सार्वधातुकों के कार्य अलग है। जहाँ आर्धातुक संज्ञा है, आर्धातुकों के कार्य अलग है। तो सार्वधातुक आर्धातुक को समझना है। भू धातु की प्रक्रिया में जितने भी सूत्र लग रहे हैं, इनका बारंबार उपयोग होगा। ऐसे ही आत्मनेपदी धातु आप पढ़ोगे, एद धातु, उसकी प्रक्रिया में जो सूत्र लगेंगे उनका बारंबार उपयोग होगा। ये चीज़ आप जान के पढ़ोगे तिङन्त प्रकरण, फिर आपके लिए बहुत सरल है। जो भू धातु को सही से कंप्लीट नहीं कर पाया, मतलब ना तो इसे रूप आ रहे हैं, वो ये बता नहीं पा रहा है कि इस प्रयोग में कौन सा सूत्र लगेगा, इसकी सिद्धि कैसे होगी, उसको तिङन्त प्रकरण, फिर पूरा तिङन्त प्रकरण कठिन है। पूरा का मतलब वो पूरा नाम धातु पर्यंत तक का। और जो इतनी चीज़ यहाँ सीख लेगा, वही चीज़ों की आवृत्ति हर एक गण में है, कुछ नए नए कार्यों के साथ बस। ठीक है, तो यही तिङन्त प्रकरण का रहस्य है। तो भू धातु को ससूत्र समझ लेना। चल, तो भू धातु से लट ले आए, मूल में लिखा है अटावितौ, लट में से और टा की संज्ञा कर लेना, बचेगा भू ल। कहते हैं जी लकार की भी संज्ञा क्यों ना हो जाए, तो बताया कि उच्चारण सामर्थ्य लस्यनेत्वम, उच्चारण सामर्थ्य से, उच्चारण सामर्थ्य मतलब सभी कुछ लोप करना कर देते तो वहाँ कुछ बचता ही नहीं। तो लकार का जो उच्चारण किया गया, ल शब्द का जो उच्चारण किया गया, इस उच्चारण सामर्थ्य से लोप नहीं होगा। है सामर्थ्य मतलब उच्चारण, ल को पाणिनि जी ने जो उच्चारित किया, एतत् सामर्थ्यात्, यहाँ पर ल का लोप नहीं होगा। यहाँ पर ल के स्थान पर कुछ आदेश होंगे आगे चल के। अब भू धातु का अर्थ बताया, भूषत्तायाम कर्तृविवक्षायाम भूल इति स्थिते। कर्तृविवक्षायाम मतलब मैंने बताया था ना, यदि धातु आपकी सकर्मक है या अकर्मक है तो कर्ता अर्थ में तो लकार दोनों ही कंडीशन में आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कर्ता अर्थ में लकार करके बताया जाएगा, भुआदि गण से लेकर के पूरा नाम धातु पर्यंत। तो इसलिए लिखा कर्तृविवक्षायाम, कर्ता की विवक्षा में, मतलब कर्ता अर्थ की विवक्षा में, भूल इति स्थिति, भूल प्लस ल ये स्थिति होगी। ठीक है मनीष, उसे कहाँ छोड़ा यार? अच्छा, ये स्थिति हो गई। तो जितने भी आपने लकार पढ़े हैं 10, उन लकार के स्थान पर इस सूत्र में आए हुए ये अष्टादश लादेश होते हैं। ये हैं तिप्तस जिसिप्तस थमे बस मस्तातान झ थाथाम ध्वम मिडवई मही। तो सागर जी बहुत चुपके चुपके हैं, समझ में नहीं आएगा कहाँ से तोड़ना है, इतने घुले मिले हैं। ये कितने हैं? एते अष्टादश लादेशा शिव। ये क्योंकि लकार के स्थान पर होते हैं इसलिए इनको लादेश बोला जाता है। तो इसलिए हमने इनको अलग अलग खोल के इधर लिख दिया है। तिप तस झी सिप थस था मिप बस मस त आताम झ थास आताम ध्वम इड वही मही। जैसे आप अय्युण को याद किए बिना, प्रत्याहार सीखे बिना संधि प्रकरण में प्रवेश हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इन अष्टादश लादेशों को स्मरण किए बिना तिङन्त प्रकरण में प्रवेश नहीं हो सकता है। ये हम कह सकते हैं कि तिङन्त प्रकरण की ये वर्णमाला है, तो इसको अच्छे से स्मरण रखना। ठीक है ऋषभ। अब ये जो 18 हैं, इनको मैंने यहाँ 2 भाग करके लिखा है। एक के ऊपर लिखा है परस्मई पदम, इधर लिखा है आत्मनेपदम। ऐसा इसलिए लिखा है, सूत्र है लह परस्मई पदम। ये सूत्र कुछ संज्ञा कर रहे हैं। ये सूत्र कहता है लादेशाह परस्मई पद संज्ञा स्यु। जो लादेश हैं ये 18, ये परस्मई पद संज्ञक हैं। फिर उतने में दूसरा सूत्र आरंभ कर दिया, इसका अपवादत्वेन संज्ञा सूत्र है ये भी। तंगाना वात्मने पदम,
ये सूत्र कहता है तंग प्रत्याहार और सानच कानचौ चैतत संज्ञा स्यु। तंग प्रत्याहार और सानच कानच की एतत संज्ञा स्यु। च प्लस एतत वृद्धि संधि चैतत, वृद्धि संधि कर पा रहे हो? चैतत का एतत संज्ञा माने आत्मनेपदम संज्ञा। तो ध्यान दो, आत्मनेपद संज्ञा किनकी है? तंग प्रत्याहार। भैया तंग प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक बनेगा? क्या अयुण में से कहीं बन सकता है? नहीं। कहा कि और भी जगह से पाणिनि के सूत्रों में भी प्रत्याहार बनते हैं। जैसे ये तिप्तस जी में ढूंढिए, इधर ता ताम झा है, मतलब त आताम झ, तो ये वाला तो त पकड़िए त, और लास्ट में आपको वर्ण पकड़ना है ङ, तो इड वही महीन में आ जाएगा ङ। तो ये तंग प्रत्याहार, देखो तिंग, तिंग कहने से तो ये सभी का बोध हो जाएगा। तिंग प्रत्याहार में ती एंड ङ सभी आ जाएंगे, ठीक है। हम कहते हैं तंग, तो तंग इस ता से शुरू होगा, यहां तक आएगा। इसमें ठीक ये 9 प्रत्यय आएंगे, ये 9 लादेश आएंगे, मतलब वो ऐसे यहां से आएंगे, ता से लेकर के यहां तक आएंगे। समझ गया? तो इनको हम कहेंगे तंग। अब शॉर्टकट भाषा देखो यूज करेंगे। अब हम जब हमें तिंग कहना होगा तब तो ये सब गृहीत कर लेंगे तिंग। जब हमें तंग कहना होगा तो ये, आत्मनेपद कहना होगा तब भी ये तंग वाले ही, क्योंकि तंग की आत्मनेपद संज्ञा है। तंगाना वात्मनेपदम। सुधांशु समझ रहा है? तंग से ये आत्मनेपद प्रत्यय है। जब हम परस्मई पद कहेंगे, केवल परस्मई पद संज्ञक प्रत्यय, तो आप ये 9 जो ऊपर वाले प्रत्यय हैं, तिप्तजी सिप्तस्था निब्बसमस वाले, इनको लेना। फिर आप समझ गए? क्लियर है ये जानकारी? अब इनमें तिप्तजी सिप्तस्था इधर जो है, जैसे आपने सु औजस अमौजस पढ़े, उधर आपने पढ़ा था कि सु प्रत्यय का स बचता है, जस प्रत्यय का अस बचता है, ये पढ़े थे कि ना? मतलब कुछ इन प्रत्ययों में पाणिनि जी ने एक्स्ट्रा वर्ण जोड़े हैं जिन्हें कहा जाता है अनुबंध, जिनके आधार पर उन्हें कुछ काम करने हैं पाणिनि जी को, ठीक है। तो जैसे इधर तिप सिप मिप, इन तीनों में प जोड़ा। प इसलिए जोड़ा कि इनको वो करना चाहते हैं पित। पित जिनके पकार की संज्ञा होगी उन्हें क्या कहेंगे? वो माधुरी समझ रही है ना? इन्हें क्या कहेंगे? तो ये जो येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? तिप सिप मिप। इनमें पकार की संज्ञा होकर के सागर जी ती सी और मी बचेगा, मतलब ये प नहीं दिखाई देगा। जैसे आप भवती पढ़ते हो तो भवती पठती, वहाँ तो प बाद में नहीं सुनाई देता। ऐसा कभी सुनाई देता है क्या? पठतिप भवतिप नहीं सुनाई देता ना, ती मात्र सुनाई देता है। इन्हें कुछ कार्यों के लिए जोड़ा गया है, इनको बोला जाता है अनुबंध। तो ये क्या कहलाएंगे? पित। ये तीन प्रत्यय क्या कहलाएंगे? पित। और 3 से अलावा और जो प्रत्यय हैं वो सभी कहलाएंगे अपित, मतलब पित भिन्न, या फिर उन्हें कहो अपित, ऐसा कह सकते हैं ना। इनके अलावा मतलब 3 ये 3 ये 9, 3 12 और 3 18, नहीं 15 रे 18 तो वो टोटल हैं तो फिर ये हैं पित प्रत्यय, और बचे खुचे क्या हैं? अपित प्रत्यय। अच्छा, अभी तो परस्मई पद और आत्मनेय पद में ही विभाजन किया, इसका आगे और भी विभाजन कर रहे हैं। तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यम उत्तमाः, कि तिंगः उभयोः पदयोः, तिंग के जो उभय पद माने परस्मई पद और आत्मनेय पद, तिंगः उभयोः पदयोस्त्रिकाः, इनके जो त्रिकाः का मतलब इनका जो ट्रिपलेट, मतलब 3 का तिगड्डा, वो क्रमशः, वो क्रमात् एतत् संज्ञा स्यु, उसकी क्रम से ये संज्ञा हो जाती हैं। कौन सी? प्रथम मध्यम उत्तम। तो सबसे पहला 3 पकड़िए,
तिप तस झी, इसकी प्रथम संज्ञा है। दूसरा थ्री पकड़िए, सिप थस था, इसकी मध्यम संज्ञा है। तीसरा वाला थ्री पकड़िए, मिप वस मस, इसकी सूत्र है तिंगस त्रीणि त्रीणि, तिंग के जो तीन तीन त्रिक वो प्रथम मध्यमोत्तमाः भवन्ति, वो प्रथम मध्यम और उत्तम संज्ञक होते हैं। चल, इनको अभी ऐसे डिवाइड किया, अब इनकी वचन भी कर रहे हैं। तानी एक वचन द्विवचन बहुवचन नान्य कसा, तानी मतलब लब्ध प्रथमादि संज्ञानी, जिनकी प्रथमादि संज्ञा आपने कर ली है, मतलब प्रथम मध्यम उत्तम, प्रथम मध्यम उत्तम, ये जो संज्ञा कर ली है, उनमें से प्रत्येकम एक वचनादि संज्ञा स्यु, प्रत्येक की मतलब एक वचन आदि से द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो जाती हैं। मतलब कैसे? तिप सिप मिप त थास इट, ये एक वचन संज्ञक, और तस थस वस आताम आथाम वही, ये क्या है? द्विवचन संज्ञक। झी थ मस झ ध्वम महिंग, ये क्या है? बहुवचन संज्ञक। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परस्मयी पद का उत्तम का बहुवचन प्रत्यय कौन है? मस। अरे उत्तम का बहुवचन, हम प्रथम का नहीं पूछ रहे हैं, प्रथम का पूछते तो झी। फिर बताओगे एक बार से, ठीक है? आत्मने पद का उत्तम का एक वचन प्रत्यय क्या है? इट। वह महिंग बहुवचन है रे, ये है इट, एक वचन। ऐसे करके थोड़ा इसकी तैयारी करिए। इन प्रत्ययों का शेष क्या रहता है ये समझ लीजिए। इनका तो तीसी मी शेष रहेगा, ये जैसे कि तैसे हैं वैसे शेष रहेंगे, और इट का ई शेष रहेगा, महिंग का मही शेष रहेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब इधर पकार, टकार और नकार, बस इस इतने की संज्ञा है, और सब यथावत शेष रहेंगे। याद रखोगे? तो आपने आज इनकी परस्मयी पद संज्ञाएं, आत्मनेपद संज्ञाएं पढ़ी, फिर परस्मयी पद और आत्मनेपद संज्ञाओं में से भी आपने उनकी प्रत्येक की तीन तीन करके एक प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञाएं पढ़ी, और आपने एक वचन द्विवचन। आपको रूप याद नहीं करने हैं भाई, आपको ये याद करने हैं, इससे आप सभी रूप बना लोगे। जितने भी तिङंत के शब्द धातु रूप होते हैं, उन सभी धातु रूपों को बना लोगे। क्यों करण? सभी धातु रूप तुम बनाने लगोगे इससे। बस ये 18 याद करने हैं ठीक से, परस्मयी पद वाले, आत्मनेपद वाले। जब तुम इतना याद कर लो तो कल फिर पद व्यवस्था को समझ के आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? चलो, हर हर महादेव, पहुँचिए।